कृष्णा नगर गाँव में मोहन अपनी बीवी सुनीता और बेटी गीता के साथ रहता था। मोहन बहुत ही गरीब किसान था। अजी, अब की बार आपको क्या लगता है कि धान से इस बार कितने पैसे मिल जाएंगे? सुनीता, वैसे अब धान की कटाई शुरू होने वाली है। बस इस बार अगर अच्छे से धान की कटाई हो जाए तो अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस बार अच्छा पैसा आ गया तो हम गीता की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए पैसा बचा कर रख देंगे, जिससे हमें आगे चलकर परेशानी ना हो। हाँ सुनीता, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी गीता अच्छे से पढ़ाई करे और शहर में पढ़ने जाए। लेकिन हम इतने गरीब हैं कि हम अपनी इकलौती बेटी की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकते हैं। और जी, आप परेशान मत होइए, भगवान हमारे साथ बहुत अच्छा करेगा। पूरे गांव में किसी के भी बच्चे हमारी गीता के जितने पढ़े नहीं हैं। सिर्फ हमारी बेटी ही पूरे गांव में होनहार है। चलो सुनीता, अब मैं चलता हूँ। खेतों में धान की कटाई शुरू करनी है, तो देख लो वहाँ सब अच्छे से है या नहीं। ठीक है जी, आराम से जाइएगा। ऐसा कहकर मोहन खेतों पर चला जाता है। कि तभी मोहन के पास रामू, जो कि सेठ बलवंत सिंह का नौकर होता है, वो आता है। अरे मोहन, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें सारी जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ भाई रामू, और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? आखिर तुमको मुझसे क्या काम? अरे भाई, मैं तेरे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैं कुछ समझा नहीं रामू भाई। अरे भाई मोहन, सेठ बलवंत सिंह ने तुमको अपने घर बुलाया है। आखिर सेठ ने मुझे अपने घर क्यों बुलाया है? उनको मुझसे क्या काम पड़ गया जो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है? अरे भाई, सेठ तुमको खुद ही बता देंगे। बस उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं तुमको तुम्हारी बीवी के साथ आने का निमंत्रण दे दूं। ठीक है रामू भाई, मैं कल सुनीता के साथ आ जाऊंगा। ठीक है भाई, कल तुम याद से आ जाना, नहीं तो तुम्हें पता है ना सेठ बलवंत सिंह कैसे हैं। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। आखिर सेठ को मुझसे क्या काम पड़ गया जो वो मुझे अपने घर बुला रहे? चलो कल जाकर ही देखता हूँ कि आखिर सेठ के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे सुनीता, सुनीता कहाँ हो? अजी, क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और आप खेतों पर से इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे सुनीता, आज तुम्हें पता है रामू मेरे पास आया था। रामू? वो ही ना जो सेठ बलवंत सिंह का नौकर है? हाँ वही, और उसने बोला है कि सेठ ने हम दोनों को कल अपने घर पर बुलाया है। क्या हमें? सेठ को हमसे क्या काम पड़ गया जो सेठ ने हमको बुलाया? पता नहीं, उसने बस ये बोला कि वो हमारे लिए खुशखबरी लेकर आया है। सेठ बिना अपने मुनाफे के किसी से बात नहीं करता, तो आखिर सेठ को हम गरीबों से क्या काम पड़ गया? चलो कल ही जाकर देखेंगे कि सेठ को हमसे क्या काम है। अगले ही दिन मोहन और सुनीता सेठ के घर जाते हैं। अरे मोहन, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, आपने हमें बुलाया? हाँ मोहन, मैंने ही तुमको बुलवाया था। मोहन, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी गीता की शादी मेरे बेटे राहुल के साथ तय कर दो। सेठ की बात सुनकर मोहन और सुनीता एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मेरे बेटे में आखिर क्या बुराई है जो तुम मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हो? सेठ जी, मैं भी अपनी लड़की को पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने अभी तक अपनी बेटी की शादी के बारे में नहीं सोचा है। तो फिर सोच ना, तेरी बेटी की भी तो उम्र हो रही है और मेरा बेटा भी तो पढ़ा लिखा है। अगर उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देगा तो तेरी बेटी का ही फायदा है। और तू ये मत सोच, अगर तेरी बेटी चाहेगी तो वो शादी के बाद पढ़ भी सकती है। सेठ जी, लेकिन हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। हम अभी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। मोहन और सुनीता की बात सुनकर मुंशी बोलता है। अरे मोहन, तू इतना क्या सोच रहा है? जब सेठ जी बोल रहे हैं कि वो शादी के बाद तेरी बेटी को पढ़ने देंगे, फिर भी तुझे इससे परेशानी हो रही है। अरे तू इतना अच्छा रिश्ता छोड़ क्यों रहा है? और वैसे भी तेरे पास अभी इतने पैसे कहाँ हैं जो तू अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर में भेज सकेगा? मुंशी जी,
मेरी धान की फसल कटते ही मैं उसे बेचकर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है? सेठ जी, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाकर उसकी अच्छे लड़के से शादी करना चाहता हूँ। तो तेरा मतलब क्या है कि मेरा लड़का अच्छा नहीं है? मेरा लड़का तेरी बेटी के बराबर पढ़ा लिखा है। सेठ जी, आपका लड़का दिन भर पूरे गांव में घूमता रहता है और शराब भी पीता है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ नहीं कर सकती। मोहन, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तूने मेरे घर में आकर मेरे ही सामने मेरे बेटे की बेइज्जती की है। तुझे इसका भुगतान तो करना ही होगा। सेठ जी, हमें माफ कीजिए, हम आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकते हैं। अब आप हमें यहाँ से जाने की अनुमति दें। मोहन, मैं तुझे 1 हफ्ते का सोचने का मौका देता हूँ। तू मेरी बात का जवाब सोच समझ कर ही दियो। नहीं सेठ जी, मेरा जवाब आज भी ना है और 1 हफ्ते बाद भी ना ही होगा। ऐसा कहकर मोहन और सुनीता वहाँ से चले जाते हैं। देखा सेठ जी आपने इस मोहन को? अपनी बेटी के ऊपर इसे कितना घमंड है। ये सब वो बस धान की खेती पर ही भूल रहा है। अभी कुछ ही दिन में इसकी धान की कटाई हो जाएगी, फिर वो उसे बेचकर अपनी बेटी को शहर में पढ़ने के लिए भेज देगा। मुंशी, आज उसने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है। तुम्हें पता है ना कि कैसे इस मोहन के घमंड को तोड़ना है। मैं चाहता हूँ कि मोहन का जो घमंड है वो जल्द से जल्द चकनाचूर हो जाए। सेठ जी, आप परेशान मत होइए, जल्द ही ये मोहन खुद से ही राहुल से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ मुंशी, ऐसा ही होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बेटे राहुल की शादी मोहन की बेटी गीता से हो जाए। सेठ जी, आप परेशान मत हो, मैं जल्दी आपका काम कर दूंगा। ऐसा कहकर मुंशी वहाँ से चला जाता है और उधर मोहन और सुनीता घर पहुँचते हैं। अजी, मैं अपनी बेटी की शादी उस आवारा राहुल से नहीं करूंगी। आप बस जल्दी से धान को बेचकर गीता को जल्दी से शहर पढ़ने भेज दो। मुझे उस सेठ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। सुनीता, तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही गीता को शहर में पढ़ने के लिए भेज देता हूँ। रात को मुंशी अपने आदमियों को लेकर मोहन के खेतों पर जाता है। ये मोहन अपने इसी खेतों की वजह से इतना घमंड में है ना। आज मैं इसका घमंड तोड़ कर ही रहूंगा। देखता हूँ जब ये खेत ही नहीं होगा तो कैसे मोहन अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर में भेजेगा। फिर तो मोहन को सेठ जी की बात माननी ही पड़ेगी। अरे सुनो, तुम लोग खड़े क्यों हो? जाओ और जाकर उस घमंडी मोहन के खेतों को जला दो। मुंशी के आदमी मोहन के खेत को पूरी तरह से जला देते हैं। अगली सुबह अरे मोहन, मोहन जरा बाहर आ मोहन। अरे मोहन। आदमी की बात सुनकर मोहन घर से बाहर आता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे मोहन, मोहन वो क्या हुआ? ये वो क्या कर रहे हो? अरे मोहन, जल्दी चल, जल्दी, वो तेरे खेत जल गए हैं। अरे अरे, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे खेत जल गए? मोहन भागता हुआ अपने खेतों पर जाता है और खेतों को देखकर फूट फूट कर रोता है। अरे ये मेरे खेतों में आग कैसे लग गई? अब मेरा क्या होगा? मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर में कैसे भेजूंगा? खेत जलने की बात सुनकर सुनीता खेतों पर आती है। ये क्या हुआ? हाजी, ये क्या हुआ? हमारे इन खेतों को किसने जलाया? हाजी, अब हम क्या करेंगे? गीता को शहर भेजने का बस एक यही जरिया था। हमारे पास अब कुछ नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? सुनीता, अब हम क्या करेंगे? हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? मोहन और सुनीता का तो मानो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और उधर मुंशी सेठ से बोलता है। सेठ जी, मैंने उस मोहन के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। वो उस दिन बहुत उड़ रहा था ना, अब देखते हैं कि वो क्या करेगा। मुंशी, मुझे आज ही मोहन के पास जाना है। गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का यही सही मौका है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे अब उसका हमदर्द बनना होगा।
जिससे वो अपनी बेटी की शादी मेरे राहुल से करवा दे, क्योंकि उसकी बेटी गीता से मेरा बेटा बहुत प्रेम करता है और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे मोहन, मोहन। सेठ जी, आप यहाँ पर? मोहन, मैंने तुम्हारे खेतों के जलने के बारे में सुना, तो बस इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। सेठ जी, पता नहीं कैसे मेरे खेत जल गए। बस अब कल मैं धान को काटने ही वाला था। पता नहीं सेठ जी मेरे खेत कैसे जल गए। मैं अब अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगा? अरे मोहन, तुझे क्या पता, ये सब तो मेरा ही किया हुआ है। मैंने तुझसे अपनी और अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लिया है। सेठ जी, मैं अब कैसे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर में भेजूंगा? सेठ जी, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सेठ जी, यही सही मौका है, आप इस मोहन से इसकी बेटी की शादी की बात कर लीजिए। अरे मोहन, तू चिंता मत कर, तू अपनी बेटी को लेकर परेशान मत हो, मैं हूँ ना। सेठ जी, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? देख मोहन, तुझे पता है कि मैं बिल्कुल साफ बात बोलता हूँ, मुझे बात घुमा घुमा कर बोलने की आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी बेटी गीता की शादी मेरे बेटे राहुल के साथ करवा दे। देख, मैं खुद तेरी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर में भेजूंगा। तू अब अपनी बेटी के लिए परेशान मत हो, तेरी बेटी की जिम्मेदारी अब मेरे बेटे की है। लेकिन सेठ जी, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं उसको कैसे विदा करूंगा? अरे मोहन, तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब जुगाड़ कर लूंगा। तू बस अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जा। सेठ की बात सुनकर मोहन सुनीता की तरफ देखता है कि तभी मुंशी मोहन से कहता है, अरे मोहन, तुझे अपनी बेटी की शादी करने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है, फिर भी तू इतना सोच रहा है। इतना अच्छा मौका अपने हाथ से मत जाने दे। देख, सेठ तुझसे खुद तेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं, तू चिंता मत कर। सेठ के घर पर तेरी बेटी राज करेगी, राज। ठीक है सेठ जी, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजना होगा। अरे मोहन, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी को अपने बेटे के साथ पढ़ने के लिए शहर में भेज दूंगा। अरे बेटा मोहन, तू एक बार अपनी बेटी की शादी तो करवा, फिर देख मैं क्या करता हूँ। देखा सेठ जी, आखिर आपका काम हो ही गया। मोहन के हाँ करते ही सेठ जल्दी जल्दी अपने बेटे राहुल की शादी मोहन की बेटी गीता से करवा देता है। धूमधाम से गीता की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद राहुल, आप पिताजी से पूछिए कि हम शहर में पढ़ने के लिए कब जाएंगे। गीता से शहर में पढ़ने जाने की बात सुनकर राहुल गीता को थप्पड़ मारता है। ये मत, तू पढ़ने के लिए शहर जाएगी? तो आपसे पिताजी ने पढ़ने के लिए क्या कह दिया? तूने तो उसे सची मान लिया। और मेरे लिए खाना लेकर आ। लेकिन राहुल, पिताजी ने खुद मेरे बाबूजी से कहा था कि वो मुझे तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए शहर में भेजेंगे, इसलिए मेरे बाबूजी ने तुमसे मेरी शादी करने के लिए हाँ की थी। तुझे एक बार मेरी बात समझ में नहीं आई? हाँ, जब मैंने बोल दिया कि कहीं नहीं जाना तो कहीं नहीं जाना। एक थप्पड़ में समझ गई या मैं तुझे और अच्छे से समझाऊंगा? गीता रोती हुई कमरे से बाहर निकलकर जा ही रही होती है कि तभी सेठ गीता को रोते हुए देख लेता है। अरे गीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, मैंने राहुल से बस ये बोला कि वो आपसे शहर में पढ़ने जाने के लिए परमिशन ले ले। बस इतनी सी बात पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और उन्होंने कहा कि आपने मेरे बाबूजी से मुझे शहर में पढ़ने जाने के लिए झूठ बोला था। हाँ, तो मेरा बेटा सही ही कह रहा है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम यहाँ घर में रहकर अपनी गृहस्थी संभालो। ये क्या तुमने शहर में जाने की रट लगा रखी है? इसका मतलब आपने मेरे बाबूजी से वो सब झूठ बोला था? हाँ, मैंने वो सब तेरे बाप से झूठ बोला था। बता क्या करेगी तू? अब झूठ बोलने के लिए सजा दिलवाएगी तू मुझे? चल जा और जाकर मेरे बेटे के लिए खाना लेकर जा, वैसे भी वो थक गया होगा। सेठ से ये सब बात सुनकर गीता रोती हुई चली जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब रोज राहुल शराब पीकर गीता को बुरी तरह से मारता। अब बेचारी गीता भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो अब सब कुछ भगवान पर छोड़ देती है। हे भगवान, अब मैं इस जिंदगी से परेशान हो गई हूँ।
इन लोगों ने मेरे और मेरे बाबूजी के साथ धोखा किया है। हे भगवान, आप मुझे इस मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखाइए। गीता ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। गीता मोबाइल को देखकर खुश हो जाती है। हे भगवान, आपने मुझे इस मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इन लोगों को बताऊंगी मेरे और मेरे बाबूजी को धोखा देने की इनको मैं क्या सजा देती हूँ। गीता अब रोज दिन में अपने कमरे के अंदर मोबाइल में देखकर कराटे सीखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गीता कराटे में माहिर हो जाती है। अरे ओए गीता, खड़ी हो, चल मेरे लिए खाना लेकर आ। राहुल के इतना जगाने के बाद भी गीता उसकी बात नहीं सुनती। अरे ओए, सुनाई नहीं दिया क्या तुझे कि मैं क्या कह रहा हूँ? खड़ी हो और खाना लेकर आ मेरे लिए। मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें खाना खाना है तो रसोई में जाओ और अपने लिए खाना लेकर खा लो। गीता की ये बात सुनकर राहुल का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। तेरी ये हिम्मत, तू मुझे आग दिखाएगी हैं? राहुल जैसे ही गीता के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है तभी गीता उसको पंच मारकर नीचे गिरा देती है। अरे माँ लग गई, अरे माँ बहुत तेज लग गई रे। राहुल के चिल्लाने की आवाज सुनकर सेठ और उसके नौकर कमरे में आते हैं। उसे ऐसे जमीन पर गिरा देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। अरे अरे राहुल, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? तू ये कैसे गिर गया? अगर मैंने पापा को ये बताया कि मुझे इस गीता ने मारा है तो मेरे इन सब नौकरों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। मुझे झूठ ही बोलना होगा। अरे बता बेटा, आखिर तू नीचे कैसे गिर गया? अरे पापा, पहले उठा तो लो मुझे, बाद में अपने सवाल जवाब कर लेना। अब हाँ उठाओ, उठाओ राहुल को, उठाओ। अरे अब जाओ तुम लोग यहाँ से। ठीक हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, हम जाते हैं। अरे गीता, जरा राहुल का ध्यान रखो। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। गीता, तुमने ये सही नहीं किया है। मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। हाँ, ठीक है, लेते रहना तुम अपने बदले। पहले सही से खड़े तो हो जाओ। हाँ ठीक हूँ मैं। हे भगवान, मुझे माफ करना। मैंने आज अपने पति को मारा, लेकिन भगवान जी, मैं अब कब तक ये मारपीट सहती रहूंगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कि एक दिन राहुल सेठ से बोलता है, पिताजी मैं अब गीता के साथ नहीं रह सकता हूँ। आप इसे इसके घर भेज दीजिए। तेरा दिमाग तो ठीक है, पहले तो तुझे इससे शादी करनी थी और अब मैंने जब तेरी शादी उससे करवा दी तो तुझे अब उसके साथ नहीं रहना है। पिताजी कुछ भी हो, मैं उसके साथ अब नहीं रह सकता हूँ। आप कुछ भी करके इसे इसके घर भेज दो। तुझे पता है ना कि मैंने उससे तेरी शादी करने के लिए क्या किया है? हाँ, क्या किया आपने? अगर उस टाइम आप मुझे समझा देते तो शायद मेरा आज ये हाल नहीं होता। बेटा, सेठ जी ने तुम्हारी शादी गीता से करवाने के लिए मोहन के खेतों को जला दिया, जिससे वो लाचार हो जाए और तेरी शादी गीता से कर दे। और अब तुम बोल रहे हो कि सेठ ने तुम्हारे लिए क्या किया है? वो तीनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि उन तीनों की ये सब बातें गीता चुपके से सुन लेती है। इन लोगों की वजह से मेरे बाबूजी को इतना दुख सहना पड़ा। मैं अपने बाबूजी के हर एक आंसू का बदला इन तीनों से लेकर रहूंगी। ऐसा कहकर गीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पिताजी, आपको पता है मैं उस दिन नीचे कैसे गिरा था? मुझे गीता ने पंच मारकर नीचे गिराया था। मैं नहीं चाहता था कि यह सब सुनकर मेरी बेइज्जती हो, लेकिन अब मैं वो सब सहन नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? वो इतनी दुबली पतली सी लड़की ने तुम्हें मारा है? हाँ पिताजी, मुझे पता है कि कोई भी मेरी बात को नहीं मानेगा, लेकिन सच तो यही है कि मुझे उस दिन गीता ने मारकर नीचे गिरा दिया था। अगर ये बात सच है तो तुम ऐसे उस लड़की को छोड़ नहीं सकते हो। तुम एक मर्द हो और तुम सेठ बलवंत सिंह के इकलौते बेटे हो। तुम ऐसे उस किसान की लड़की से पिट नहीं सकते हो। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। तुम जाओ और उसे अच्छे से सबक सिखाओ। लेकिन पिताजी, अगर उसने फिर से मुझे मारा तो मुझे तो अब उसके सामने जाने से भी डर लगता है। तो क्या तुम एक लड़की से डरकर ऐसे चुप हो जाओगे? तुम जाओ, मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर अपने आदमी खड़े कर दूंगा, फिर देखता हूँ कि वो कैसे तुम पर हाथ उठाएगी। ऐसा कहकर राहुल अपने कमरे में जाता है और सेठ अपने आदमियों को उसके कमरे के बाहर खड़ा कर देता है कि तभी अंदर से मारने पीटने की आवाज आती है। अरे ओ सुनो, और अंदर जाकर देखो कि क्या हो रहा है। और हाँ, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ। अरे ये सब क्या हो रहा है?
मुंशी मुंशी जाओ, देखो क्या हो रहा है। नहीं सेठ जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जब गीता ने इन सबको नहीं छोड़ा तो सोचो फिर मेरा क्या हाल करेगी वो। तुम एक लड़की से डर गए तो रहने दो, मैं अभी जाकर उस लड़की की अगले ठिकाने लगाता हूँ। सेठ जैसे ही अंदर जाने को होता है तभी गीता अंदर से राहुल को बाहर उठाकर फेंक देती है और उसे देखकर सेठ बहुत डर जाता है। अरे मुंशी, जल्दी से दरोगा को फोन करके बुला, नहीं तो ये हमें मार मार कर हमारा बुरा हाल कर देगी। अरे दरोगा, दरोगा हमको इस लड़की से बचा, ये हमें मार देगी। हम सबको इस लड़की से बचा। अरे ओ छोरी, तू इन सबको क्यों मार रही है भाई? आखिर इन सब ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दरोगा, मैंने इसे अपनी बेटी की तरह इसको अपने घर में रखा और मेरा बेटा इसकी इतनी देखभाल करता है, फिर भी न जाने ये हम सबको ऐसे पीट क्यों रही है। अरे ओ छोरी, क्यों मार रही है भाई इन्हें? तुझे तो इतना अच्छा ससुराल मिला है, फिर भी तू ये क्या कर रही है भाई? जल्दी बोल, नहीं तो देख। दरोगा के बार बार पूछने पर गीता बोलती है, दरोगा जी, इन सब ने मेरे बाबूजी और मेरे साथ धोखा किया है। ओए लड़की, तू ये क्या कह रही है? हमने तेरे और तेरे बाप के साथ क्या धोखा किया है? हाँ बता छोरी, क्या किया है इन सब ने तेरे और तेरे बाप के साथ? दरोगा जी, इन लोगों ने मेरी शादी अपने शराबी बेटे से करवाने के लिए मेरे बाबूजी के खेतों को जला दिया। गीता की ये बात सुनकर सेठ और मुंशी घबराकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी सेठ बोलता है, अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो तू ऐसे हम पर झूठे इल्जाम लगाएगी? दरोगा जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास इसका सबूत है। जब ये लोग बात कर रहे थे तो मैंने इन सब की बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। ये सुनिए आप। बेटा, सेठ जी ने तुम्हारी शादी गीता से करवाने के लिए मोहन के खेतों को जला दिया, जिससे वो लाचार हो जाए और तेरी शादी गीता से कर दे। और अब तुम बोल रहे हो कि सेठ ने तुम्हारे लिए क्या किया है? गीता दरोगा को मोबाइल में उन तीनों की वो सारी बातें सुना देती है, जिसे सुनकर सेठ और मुंशी की तो मानो हालत खराब हो जाती है। तो तुम इस बात के लिए थाने में आकर रिपोर्ट कर सकती थी, तुम्हें इन्हें ऐसे मारना नहीं चाहिए था। दरोगा जी, आखिर मैं कब तक इनके इस जालिम बेटे से पिटती रहूंगी? मेरी शादी को भी 2 महीने ही हुए हैं और ये सेठ का बेटा मुझे अब तक 16 बार पीट चुका है। मैं कब तक इसकी मार खाती रहूंगी? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। और छोरी, तूने तो ये बहुत ही नेक काम किया भाई। तूने जो किया वो बहुत अच्छा किया। इन नशेड़ी लोगों का तो यही हाल करना चाहिए। तेरा सेठ, तूने ये तो नहीं बताया मुझे कि ये तेरा छोरा इस छोरी को मारे है और तेरे छोरे के साथ इसने जो किया बहुत अच्छा किया। तेरे और तेरे छोरे के साथ तो यही होना चाहिए था। दरोगा, ये लड़की झूठ बोल रही है। बेटा, तेरे खिलाफ तो मैंने सबूत मिल ही गया कि कैसे तूने इसके पिता के खेत को जलाया था। इसकी सजा तो मैं तुझे थाने में जाकर दूंगा। बेटी, तू अब आजाद से है, तू अब अपने घर जा। बाकी इन सबका क्या करना है वो तू मुझ पर छोड़ दे, ठीक है? दरोगा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये नहीं सोचा कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। आपने मेरा साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, ये तो मेरा फर्ज है। तू अब अपने पिताजी के घर जा और खुशी से अपने घर वालों के साथ रह। दरोगा उन सब को लेकर थाने में पहुंच जाता है और उन सबको जेल में बंद कर देता है कि तभी मुंशी सेठ से बोलता है, सेठ जी, आपके बेटे की वजह से आज हम सबको यहाँ जेल में बंद होना पड़ा। अरे दरोगा जी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें इस जेल से तो कोई बाहर निकालने आने ना वाला। सड़ो अब तुम सब इस जेल में। अरे मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे।